हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण सीखेंगे। आखिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको कैसे नाम लिखा जाए उसका ये जानना अति आवश्यक है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोर्ड में IUPAC नाम में आजकल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम सीख जाएं कि बोर्ड एग्जाम में हमें कोई तकलीफ ना हो। एक क्वेश्चन कन्फर्म है IUPAC का, तो उसमें हम आपको ऑर्गेनिक वाला नाम लिखना सिखा दें। एक वीडियो अवेलेबल है उसका, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा IUPAC रूल चाहे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें सीखना है। क्लियर है। देखिएगा सबसे पहला चीज हमें जो क्लियर करना है, जैसे हम कोई भी सामान्य अगर कोई साल्ट का नाम लिखते हो, जैसे NaCl हम सोडियम क्लोराइड का नाम लिखना है, तो सबसे पहले सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन है, और बाद में क्लोराइड जो कि क्या है, निगेटिव आयन है। तो वैसे ही जब कभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख रहे होंगे बाबू, तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे और उसके बाद निगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा। तो पहला रूल आपको याद रखना है कि साधारण लवण की भांति साधारण लवण के समान उप सहसंयोजक यौगिकों में पहले धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो जो पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, धनायन या ऋणायन का नाम लिखते समय, धनायन या ऋणायन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, यानी द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन कैन नॉट बी रिटेन। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप बेटर समझेंगे। K4FeCN6, आप इसमें क्लियरली देख रहे हैं कि हमारे पास पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव आयन है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। लेकिन पोटेशियम के तो 4 एटम हैं, तो हम इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका नाम लिखते समय हम टेट्रा पोटेशियम शब्द का जिक्र नहीं करेंगे। टेट्रा इसका संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो संख्या रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इसको केवल पोटेशियम लिखेंगे। समझ पा रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम, उसके बाद निगेटिव आयन का नाम, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव या निगेटिव आयन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं संख्या के उल्लेख से संबंधित। जैसे मान लीजिए CO H2O का होल 6 और Cl3, तो इसमें देखिएगा ये जो क्लोरीन है ये निगेटिव आयन है और इसका नाम हम क्लोराइड के रूप में लिखते हैं, तो इसको क्लोराइड लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। समझिएगा। ऐसे यहाँ पे संख्या 3 दिख रहा है, तो कई बार विद्यार्थी क्या सोचता है कि इसका ट्राई हमको उल्लेख करना जरूरी है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव या निगेटिव आयन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे वो। ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरा चीज, धनायन या ऋणायन का नाम लिखना है तो उसमें उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करना है, और उसके बाद हमें यह चीज़ सीखना है कि धनायन अथवा ऋणायन
धनायन या ऋणायन, दोनों में से कोई संकुल हो सकता है, कोई संकुल हो सकता है अथवा दोनों संकुल हो सकते हैं, अथवा दोनों संकुल हो सकते हैं। अब हमारे यह समझना है कि हमारे पास जो पॉजिटिव आयन होगा या फिर जो निगेटिव आयन होगा उसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है, कोई भी लिगेंड के साथ जुड़ सकता है। तो उस समय अगर धनायन हमारे पास यानी पॉजिटिव आयन अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है तो उसका नाम लिखने का तरीका अलग है, और अगर निगेटिव आयन अगर जो है कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है तो उसका नियम अलग है। तो सबसे पहले मैं इसमें ए हेडिंग बना रहा हूँ, यदि धनायन कॉम्प्लेक्स हो, यदि धनायन संकुल हो तब के लिए, यदि हमारे पास पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है तो उस पॉजिटिव आयन का नाम हम कैसे लिखेंगे उसका नियम जान लीजिए। तो इसमें पहला चीज कि सर्वप्रथम लिगेंड का नाम, लिगेंड मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसके पहले वीडियो में, सर्वप्रथम लिगेंड का नाम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बढ़ते क्रम में, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा लिगेंड आ जाए, तो एक से ज़्यादा लिगेंड आ गए तो उस समय किस लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाए, तो ABCD के क्रम में जो लेटर सबसे पहले आता है वह वाला लिगेंड सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर इस क्रम का ध्यान रखते हुए एक से ज़्यादा लिगेंड होंगे उन सब का नाम लिखेंगे, यानी सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, और एक से ज़्यादा अगर लिगेंड है तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, लिगेंड का नाम लिखने के बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या करना है हमको, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिगेंड का नाम लिखने के बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम, और सेंट्रल मेटल का नाम लिखते समय इस बात का ध्यान देंगे कोई सफिक्स नहीं लगाया जाता। मैं सिर्फ यही लिखा हूँ कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। जैसे अगर कोबाल्ट है तो केवल कोबाल्ट, उसमें कोई सफिक्स नहीं जोड़ेंगे। जिंक है तो केवल जिंक, किसी तरह का कोई सफिक्स केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय नहीं लिखा जाता है जब हम धनायन संकुल का नाम लिख रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होता है कि छोटे कोष्टक में केंद्रीय धातु का आक्सीकरण अवस्था रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन अंक में लिखते हैं। तीन चीज याद रखना है बाबू, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और दूसरा चीज केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और तीसरा चीज कि केंद्रीय धातु परमाणु का जो आक्सीकरण अवस्था है उसको छोटे कोष्टक में रोमन अंक में लिखना है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम नियम पढ़ेंगे कि यदि लिगेंड ऋणायन हो, देखिएगा, यदि संकुल ऋणायन हो, संकुल ऋणायन होगा तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप उसमें था धनायन वाला, 3 स्टेप इसमें भी रहेगा। पहला स्टेप जो था लिगेंड का नाम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बढ़ते क्रम में, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के
बढ़ते क्रम में। ठीक है, जैसे उसमें था वैसे ठीक इसमें भी होगा। दूसरा क्या नाम था कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, वह लिखा जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, परंतु सफिक्स लगेगा उसमें ATE, याद रखिएगा। धनायन संकुल का नाम लिख रहे थे तो उसमें धातु का नाम लिखने के बाद उसमें कोई सफिक्स नहीं लगा रहे थे, लेकिन ऋणायन संकुल का नाम लिखते समय केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद सफिक्स जोड़ते हैं बाबू, ATE। क्लियर है। और इसके बाद तीसरा वही कॉन्सेप्ट होगा कि धातु आयन का ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, छोटे कोष्टक में रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन अंक में लिखते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करना है। और इसके बाद कुछ नोट्स मैं लिखवा रहा हूं, कुछ विशेष चीज जिस पर विशेष ध्यान देना है आपको नाम लिखते समय। सबसे पहला नोट इसमें क्या होगा, यदि लिगेंड दो, तीन, चार, 5 बार आया हो तब डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा शब्द का उपयोग करते हैं, परंतु इनके लिए अंग्रेजी अल्फाबेट का क्रम, इनके लिए अंग्रेजी अल्फाबेट का क्रम ध्यान में नहीं रखते हैं। कई बार क्या होता है ना, वो लड़का ये सोचता है कि डाई में डाई मेथिल लिखा है तो मेथिल तो यम से शुरू हुआ है, लेकिन आगे डाई लिख देने की वजह से उसको लगता है कि डी से शुरू हुआ है। तो यह चीज दिमाग में हर हाल में क्लियर हो जाना चाहिए कि यह डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द जो हैं इनको अंग्रेजी अल्फाबेट के लिए काउंट नहीं करना है। अंग्रेजी अल्फाबेट के लिए जो उसका नाम है, रियल नाम, उसमें जो वर्ड आ रहा है पहला वर्ड, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज नोट देखिए क्या समझना है इसमें। दूसरा नोट है बाबू, यदि लिगेंड में पहले से डाई, ट्राई या टेट्रा शब्द हों तब 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 तथा 4 के लिए टेट्रासिस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि डाई एथिलीन टेट्राएमीन चाहे ट्राईएमीन एक यह लिगेंड है, तो इसमें पहले ही से डाई वर्ड आ गया है, और अगर वो लिगेंड 2 बार जुड़ा हो तो फिर से डाई डाई नहीं ना लिखेंगे, तो उस समय 2 के लिए हम 20 लिखेंगे, अगर 3 रहता, ट्राई रहता तो उसके लिए 30 लिखेंगे, 4 रहता तो टेट्रासिस लिखेंगे। क्लियर है। दूसरा नोट के बाद तीसरा नोट क्या आपको दिमाग में रखना है बाबू कि कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स का नाम बड़े अक्षर से
लिखना प्रारंभ नहीं करते हैं। कभी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होगा तो हम बड़े अक्षर से लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे। और चौथा चीज कि संकुल यौगिक का नाम एक ही शब्द में होना चाहिए। एक ही शब्द में होना चाहिए। इसके बाद लेकिन आयनिक संकुलों में धनायन तथा ऋणायन के मध्य स्थान होना चाहिए। चलिए ये चीज तो हो गया। अब हम एक चीज लिखवाना चाहेंगे कि जब हम ऋणायन संकुल लिख रहे थे तो उसके नाम के लास्ट में जो सफिक्स लग रहा था उसका कुछ नाम मैं लिख दे रहा हूँ। कुछ धातुओं के नाम में जो सफिक्स लगता है, जैसे लेड है, लेड का संकेत क्या है, Pb। और ऋणायन संकुल लिख रहे होंगे, ऋणायन संकुल, तब लेड का नाम जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्लम्बेट। प्लम्बम होता है, सफिक्स लगा देंगे At, प्लम्बेट लिखेंगे। जिंक को लिख रहे हैं तो जिंक को जिंकेट लिखेंगे। अगर सिल्वर को लिख रहे हैं तो सिल्वर को अर्जेंटेट लिखेंगे। सिल्वर के बाद प्लेटिनम लिख रहे हैं अगर, तो इसको प्लेटिनेट लिखेंगे। प्लेटिनम के बाद है ऑरम यानी गोल्ड, गोल्ड को लिखते हैं ऑरेट। गोल्ड के बाद अगर टीन आ रहा है तो टीन को लिखते हैं स्टेनेट। टीन के बाद कॉपर है, कॉपर को लिखेंगे बाबू क्यूपरेट। और इसके बाद क्रोमियम है, क्रोमियम को क्रोमेट लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये सब तो था रूल। इसके बाद मैं चाहता हूं कि दो चार नाम आपको प्रैक्टिस करा दूं कि कैसे नाम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बार बार मैं एक नाम लिखता हूं K4FeCN6। अगर इसका नाम हमें लिखना है तो हमारा नियम का होता है कि सबसे पहले धनायन का नाम। तो आप देखिए धनायन इसमें कौन है, पोटेशियम। और धनायन के नाम में भी इनकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं करना है, तो हम केवल इसको क्या लिख देंगे, पोटेशियम। धनायन का नाम लिखा गया। इसके बाद अब ये पूरा का पूरा ऋणायन है और ऋणायन हमारे पास संकुल है, बड़े ब्रैकेट में है वो संकुल है। और इस संकुल ऋणायन का नाम लिखना है तो संकुल ऋणायन का नाम लिखने का नियम ये है कि पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम, उसके बाद उसका ऑक्सीकरण संख्या। तो इसमें लिगेंड कौन है, Cn। तो Cn क्या है, Cn के लिए आपको बताए थे कि सफिक्स लिखते हैं साइनो। अब चूंकि ये संख्या 6 में है तो इसका नाम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। और आयरन के लिए बाबू फेरम, वो उसका लैटिन वर्ड है और फेरम से बना है फेरेट, तो इसका नाम लिखेंगे हेक्सासाइनोफेरेट। और फिर इसके बाद नियम है सफिक्स लगाने के बाद ऑक्सीकरण संख्या कि केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना सीखना होगा बाबू। और ऑक्सीकरण संख्या का नियम ये है कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण हम 0 दिखाते हैं। नियम है कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन 0 होता है। फिर यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम का चार्ज +1 और 4 पोटेशियम है तो ये चार्ज 4 × +1 हो जाएगा। आयरन का हम निकाल ही रहे हैं ऑक्सीडेशन। Cn पर -1 चार्ज होता है और -1 चार्ज 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 × -1 = दिखाएंगे क्या चीज़, 0। ये हो गया 4 + Fe - 6 = 0।
Fe माइनस 2 इजकल टू 0, Fe का ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या आ जा रहा है +2। और मैं आपको बताया हूँ कि ऑक्सीकरण संख्या को छोटे ब्रैकेट में रोमन में रिप्रेजेंट कर देना है। ये हमारे पास नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट 2। क्लियर है। एक और नाम मैं अभी लिखा था COH2O का 6 और Cl3। तो इसमें देखिएगा, इसमें ये वाला जो कंपाउंड है, सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव आयन है, क्योंकि क्लोरीन को हम जानते हैं कि वो निगेटिव होता है। तो हमारे पास धनायन संकुल में है और ऋणायन जो है वो सिंपल ऋणायन है। तो इसका नाम लिखना होगा, तो चूंकि H2O लिगेंड है और H2O के लिए एक्वा लिखते हैं और 6 बार है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा। और आपको मैं बता चुका हूं कि लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु का नाम अगर संकुल धनायन के लिख रहे होंगे तो उसमें कोई सफिक्स नहीं लगाएंगे, तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। और इसके ऑक्सीडेशन के लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूं, ये तो पॉजिटिव का नाम हो गया, उसके बाद से लिख देंगे क्लोराइड। और इसकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि धनायन या ऋणायन की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। ऑक्सीकरण निकाल लिया जाओ, COH2O का होल 6 क्लोरीन पर 3 वो क्लोरीन 0 चार्ज दिखा देंगे। कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट को कोबाल्ट रहने दीजिए। H2O का चार्ज 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, +3 × -1 इजकल टू 0। ये हो गया कोबाल्ट -3 इजकल टू 0। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन आएगा +3। तो यहाँ पर 3 रोमन अंक में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है। इसी तरह सिंपल है, आप ट्राई करिए। जो भी नाम नहीं आ रहा आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो में आपको आगे का इसका क्लास जो प्रोवाइड किया जाएगा।